हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। और आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। मिले हैं हम लोग एक न्यू सेशन पे। एक्चुअली क्या है, एक बात सोच के मेरे को अचानक रैंडमली हंसी आ गई थी। कभी शेयर किया जाएगा आपको वो बातें, हमको कमेंट में पिन करके याद दिलाइएगा कि वो बातें क्या थी। हाँ, जो भी आपका लक्ष्य हो, बेशक मार्ग में कितनी भी बाधाएं आए और आती रहेंगी, क्योंकि कहा जाता है ना कि जब तक आप उस मार्ग को अचीव नहीं कर लेंगे तब तक आपकी शिकायतें होंगी और होती रहेंगी। उसी बात को तो इसी वजह से, किसी भी वजह से अपने लक्ष्य को पीछे मत छोड़िए और अपने लक्ष्य को अचीव करते हुए आगे बढ़ते रहिए। तो एक इम्पोर्टेंट भी है, अच्छा भी है, लोगों को जागरूकता के लिए भी बहुत मस्त टॉपिक है। लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका। सब लोग चाहते हैं सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना, लेकिन उनकी क्या भूमिका है, सेवकों को क्या अभिप्राय है, मंत्री तथा सिविल सेवाओं के बीच मध्य संबंध, क्या मंत्री भारतीय लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका और उनके बीच व्याप्त चुनौतियों तथा समाधान के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। जो सिविल सेवक है, सिविल सेवा का अभिप्राय है कि इसका संबंध पद अधिकारियों तथा कर्मचारियों की प्राकृतिक, ना राजनीतिक हो ना न्यायिक हो। न्यायिक मतलब होता है कि संलग्न व्यक्ति की प्राकृतिक न्यायी हो, उसका कार्य भी न्यायिक हो। एक बहुत फेमस टॉपिक होगा अर्ध न्यायिक। अर्ध न्यायिक मतलब संलग्न व्यक्ति प्रशासनिक हो, उनकी कार्य प्राकृतिक न्यायिक हो। तो देखते हैं लोकतंत्र में क्या। एक्चुअली लोकतंत्र में जनता का शासन है, जो कि जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा। इस चीज़ का जो जनता के लिए, जनता के द्वारा हिट होते एक जो जनता, जो मतलब लोकतंत्र की परिभाषा, ये फेमस हुई थी अब्राहम लिंकन के समय। लेकिन इस परिभाषा को भी किसी के द्वारा कोट किया गया था, हीथोर्तो किलियन द्वारा, जो कि यूनानी व्यक्ति था। एक्चुअली क्या, जन सहभागिता आधारित शासन, जो जन आधारित शासन, ये दो गुटों में विभक्त हो जाते हैं। यूएसए, ब्रिटेन और इंडिया एक्सेट्रा, और रशिया, चाइना, मतलब जहाँ साम्यवादी या मार्क्सवादी सोच चलती हो, पूंजीवादी लोकतंत्र की विचारधारा को देखते हुए, यानी उदार लोकतंत्र और साम्यवादी मार्क्सवादी लोकतंत्र। कार्ल मार्क्स कहते हैं उदार पूंजीवाद दो गुटों में बटा हुआ है, एक है बुर्जुआ, एक है सर्वहारा। जो बुर्जुआ है वो संसाधन संपन्न देश है, उत्पादन प्रणाली पर नियंत्रण है, राज्य तथा संस्थाओं पर नियंत्रण है। और जो सर्वहारा है, सर्वहारा में जो है संख्या बल काफ़ी अधिक है, परंतु साधन विपणन है। और बुर्जुआ द्वारा सर्वहारा का शोषण भी किया जाता है। शोषक और शोषित। सर्वहारा की तानाशाही वास्तविक लोकतंत्र है और सर्वहारा की तानाशाही व्यापक जनसहभागिता के आधारित नींव रखती है, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है। जो मार्क्सवादी लोकतंत्र है, राजनीतिक व्यवस्था में शक्ति के केंद्रीकरण को बढ़ावा देते हैं, यानी तानाशाही को बढ़ावा देते हैं वो लोग। एकल आधारित दल व्यवस्था को बढ़ावा देता है। प्रतियोगिता आधारित दलीय राजनीति नहीं होती है। लोगों को सामान्यतः लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के अधिकारियों से वंचित रखा जाता है अथवा बेहद सीमित मात्रा में लोगों को प्राप्त होता है। एक है आदिम साम्यवाद। आदिम साम्यवाद का मतलब होता है जहाँ किसी से कोई भी शिकायत ना रही हो। दास प्रथा। दास प्रथा में स्वामी और दास। सामंतवाद। सामंतवाद में सामंत और कृषिदास। एक्चुअली कहने का मतलब ये है, जो दास प्रथा उस समय आई जब आदिम व्यवस्था था। आदिम व्यवस्था में क्या था कि, और जो प्रतियोगिता दलीय आधारित राजनीति नहीं होती, लोगों को सामान्यतः लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के अधिकारों से वंचित रखा जाता है अथवा बेहद सीमित मात्रा में लोगों को प्राप्त होता है।
ये तो हम लोग देख चुके थे। हम लोग आ रहे थे, बात कर रहे थे आदिम साम्यवाद। जब एकदम शुरुआती तौर में, यानी प्लाइस्टोनिस युग के आसपास की बात कर रहे हैं हम लोग। जो प्लाइस्टोनिस युग है उसमें लोगों में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं, ना कोई समाज वर्ग निर्धारण था, ना कोई जाति प्रथा में विभक्ति थी। वो प्रणाली मुख्यतः वहाँ पे किसी से कोई भी शिकायत नहीं था। धीरे धीरे युग बदला। दास प्रथा में एक स्वामी होता था, एक दास होता था। फिर धीरे धीरे युग बदला, फिर सामंत आए। जो सामंत थे वो एक सामंत मतलब अमीर पूंजी के लोग और कृषिदास। फिर पूंजीवादी में बुर्जुआ, सरभारा। समाजवाद में जब तानाशाही की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा तो आदर्शवाद अवस्था में साम्यवाद स्थापित होगा। साथ ही साथ क्या होगी, वास्तविक लोकतंत्र के स्थापित होते। फिर एक तरफ हम लोग आदिम साम्यवाद के अग्रसर हो चलेंगे। लेकिन ऐसा देखने में प्रतीत नहीं हो पाता कि क्या कहानी रही होगी। देखते हैं तब भी हम लोग। उदार लोकतंत्र की पहचान उदार पूंजीवादी व्यवस्था की पहचान है। इसके अंतर्गत मुख्यतः जन सहभागिता शासन प्रणाली होगी, क्योंकि उदार लोकतांत्रिक मूल्य अथवा संविधानवाद की अवधारणा पर संचालित होगी। लोकतंत्र में स्वतंत्रता, न्याय, समानता, विधि का शासन, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका, तटस्थ नौकरशाही, प्रतियोगिता आधारित दल प्रणाली इत्यादि, उन सभी उदारवादी मूल्यों को समष्टि संविधानवाद कहते हैं। उदार लोकतंत्र में हर वो कारक संविधानवाद की धारणा को मजबूत करे और उनकी सफलताओं को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाता है। अब हम लोग देखते हैं भारत में, ये एक तरह से सिनॉप्सिस में एज ए सिनॉप्सिस फॉर्म रिवीजन कर रहा हूँ। भारत में सिविल सेवाओं की उत्पत्ति तथा विकास। प्राचीन भारत मौर्य काल में हम लोग आधुनिक मतलब सिविल सर्विसेज की मिलती जुलती व्यवस्था को देखा जा सकता है। उदाहरण के स्वरूप हम लोग देखें, अध्यक्ष, राजयुग, मौर्य पद आज के सिविल सर्विसेज के कुछ हद तक मिलते जुलते हैं। फिर यही व्यवस्था मध्य प्राचीन भारत से पूर्व मध्यकाल से पहले गुप्ता काल में भी सिविल सेवाओं के उनके पद अधिकारियों का स्वरूप मौर्य काल की तुलना में सर्वाधिक हुआ। फिर हम लोग आ जाते हैं पूर्व मध्यकाल के बाद मध्यकालीन भारत में मुगल शासन के दौरान राजस्व प्रशासन से जुड़ी हुई व्यवस्था को मनसबदारी प्रथा कहते हैं, जो आज के सिविल सर्विसेज से मिलती जुलती है। जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल में ब्रिटिश भारत में आज़ाद के भारत में, जो ब्रिटिश भारत में वो भी दो प्रकार के स्वरूपों में विभक्त था। पहला वो ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरा जब ब्रिटिश क्राउन का शासन भारत में स्थापित हुआ। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में रहा तो मुख्य शासी निकाय यानी निदेशक मंडल द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोला जाता है। प्रारंभ में यह व्यापारिक तक ही सीमित था। व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े पद अधिकारियों को संबंधित करने के लिए सिविल सेवक शब्द का प्रयोग किया गया। हालांकि अपनी थल जल सेना से जुड़े अधिकारियों के करने के लिए 1675 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार सिविल सेवकों को श्रेणीबद्ध किया। सक्षु यानी अप्रेंटिस, लेखक यानी राइटर, फैक्टर यानी इनको फैक्टरी बोला होता है, जूनियर मर्चेंट, कनिष्ठ व्यापारी और सीनियर मर्चेंट मतलब वरिष्ठ व्यापारी। 1764 में बैटल ऑफ बक्सर से भारत में अंग्रेजों ने राजनीतिक सत्ता स्थापित कर ली। सिविल सेवकों को दायित्व का विस्तार हुआ इसी युद्ध के बाद देखने को मिला। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने कॉर्नवालिस ने तार्किक स्वरूप प्रस्तुत की नई सिविल सेवाओं के स्वरूप भी, इसलिए कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक माना जाता है। जो कॉर्नवालिस है, कॉर्नवालिस के दौरान उच्चतर सिविल सेवा का गठन किया। ये ब्रिटिशों के लिए आरक्षित व सुरक्षित होगी। जो लॉर्ड वेलेस्ली था 1800 ईस्वी में
कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की सिविल सर्विसों के प्रशिक्षण हेतु, लेकिन जो निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ कंडक्ट था उन्होंने मना कर दिया गया और हेलवरी में ईस्ट इंडिया कॉलेज की स्थापना की नींव रखी। ट्रेनिंग कॉलेज में प्रशिक्षण होगा। ईस्ट इंडिया कॉलेज जो कि कोड ऑफ कंडक्ट के पास व्यावसायिक शक्ति के साथ साथ राजनीतिक शक्ति भी आ गई थी। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास सारी शक्ति आ गई, जो पहले कोड ऑफ कंट्रोल के डायरेक्टर के पास हुआ करते थे। 1833 के चार्टर अधिनियम यानी खुली प्रतियोगिता परीक्षा हो, भारत की उच्चतर सिविल सर्विसेज में भागीदारी हो। 53 का चार्टर अधिनियम में लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में समिति गठन हुआ। 54 में रिपोर्ट प्रस्तुत की और फिर 86 में सिंचन आयोग, 1912 में इस्लिंगटन आयोग और मॉन्टफोर्ट समिति 1918 में, विस्काउंट ली आयोग 1928 से 37 तक ICS और IPS को मिलाकर ऑल इंडिया सर्विसेज की नियुक्ति कर दी गई। जो मैकाले समिति थी, मैकाले समिति बोला करती थी खुली प्रतियोगिता परीक्षा हो, परीक्षा लंदन में होगी। एज 18 से 23 वर्ष के लिए भारत में भी सिविल सर्विसेज की नींव रखी गई, मतलब शामिल किया गया भारतीय को भी। हेलवरी कॉलेज को बंद कर दिया जाएगा, संरक्षण प्रणाली को समाप्त कर दिया जाएगा। सिविल सर्विसेज में शामिल होने की अधिकतम आयु 23 वर्ष होनी चाहिए, सिंचन आयोग की सिफारिश करती है। लंदन और भारत में एक साथ परीक्षा आयोजित नहीं होगी। कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज यानी उच्चतर सिविल सेवा, निम्नतर सिविल सेवा यानी नॉन कॉन्वेंटेड सिविल सर्विसेज को मर्ज करके 3 सिविल सेवाओं को संरचना को प्रस्तुत किया गया। इंपीरियल सिविल सर्विसेज का गठन, प्रांतीय सिविल सर्विसेज का गठन और अधीनस्थ सिविल सर्विसेज का गठन। और जो लिंगस्टन आयोग है, रॉयल आयोग के रूप में गठन 1915 में रिपोर्ट दिया था। 1914 में वर्ल्ड वॉर हो गया और इसके बातों को उतना नहीं माना गया। 1919 के जो अधिनियम है, सुधारों के साथ साथ प्रांतीय स्तर पर द्वैत शासन की भी व्यवस्था की गई थी। जो प्रांतीय गवर्नर के जो प्रशासनिक शक्तियों के बारे में हिस्सों में बांट दिया जाए, आरक्षित सूची, हस्तांतरित सूची, सभी महत्वपूर्ण विषय जोड़ दिए जाए। हस्तांतरित सूची को कम महत्व में विषय रखे गए। इसके निर्णय लेने के लिए भारत मंत्री को दी गई प्रांतीय परिषद के प्रति जवाबदेह थे। सिविल सेवक भारतीय मंत्रियों के अधीन होंगे। निर्णय लेने के बाद काउंसिलों को सदस्यता दी गई, ब्रिटिश ऑफिसर थे। मंत्री तथा सिविल सेवाओं के बीच संबंध देखते हैं। जो वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं, सरकार के मुखिया PM के पास होती है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, जो कि सिविल सर्विस की सलाह से कार्य करते हैं। एक सचिवालय और एक निदेशालय, सर्विस को 2 भागों में विभक्त किया गया है, ऐसा हम लोग आगे देख चुके हैं। जो भारत की वास्तविक कार्यपालिका की संरचना है, राजनीतिज्ञ और नौकरशाह मिलके और मंत्रिपरिषद मिलके ही सचिवालय व्यवस्था का गठन होता है। और हमेशा जो राजनीतिज्ञ व्यवस्था है, हमेशा बॉस होता है नौकरशाहों का। सिविल सर्विसेज को 2 पार्ट में विभक्त किया जाता है, एक तकनीकी सिविल सर्विसेज और गैर तकनीकी सिविल सर्विसेज। एक सचिवालय, एक निदेशालय। हमेशा समानज्ञ को ज़्यादा वरीयता दी जाती है कंपेयर टू विशेषज्ञता। हम लोग मिलेंगे कल के सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट।